In this video, we are going to learn the effect of addition of inert gases. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन भी पढ़ लिया था. अब हम इफ़ेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस पढ़ेंगे. सबसे पहले आप समझिए इनर्ट गैसेस क्या होती हैं. सो दीज आर दोज गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिव, मीन्स जो रिएक्ट नहीं करती हैं उन्हें इनर्ट गैसेस कहते हैं. वाई दे डू नॉट रिएक्ट? बिकॉज उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं होती. दे हैव फुल ऑक्टेट्स, मीन्स दे हैव फुल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल. लाइक आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब रिएक्शंस क्या होती हैं, वो गैसेस क्या होती हैं, आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं. जब ये रिएक्ट नहीं करती सो इनकी प्रेजेंस किसी भी रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगी. देखिए पढ़ते हैं हमारे साथ क्या इफेक्ट होता है. व्हेन एन इनर्ट और द नॉन रिएक्टिव गैसेस इज एडेड टू अ रिएक्शन कंटेनर, इन मोस्ट केसेस दे डू नॉट रिएक्ट. सो मोस्टली क्या होता है, वो रिएक्ट नहीं करती और अफेक्ट द partial pressure of the reactants or the products. So they neither affect the partial pressure nor of the neither of the reactant nor of the products. Means कोई इफेक्ट नहीं होता है. यही मैंने आपको कहा क्यों नहीं होता इफेक्ट, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव. जब तक वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती. नेक्स्ट, so the pressure of the material other than the reactants or the product have no effect on the equilibrium due to the addition of such materials. मीन सिंपल सा केस आपका यही है कि जो प्रेशर होता है मटेरियल का, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से किसी का भी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम पे ऑन ड्यू टू दी इफेक्ट. कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किसका, इनर्ट गैसेस का. ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा फाइनल कि कोई इफेक्ट नहीं होता. Now there are two cases in which equilibrium depend करता है. पहला, addition of inert gases at constant volume and second, addition of inert gases at constant pressure. अब इस केस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, मीन्स कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है. वहाँ तो हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम के साथ साथ वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं एंड सेकंड केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं. तो देखते हैं हम इसमें क्या चीज़ वेरी करेगी. सो द फर्स्ट केस सेज दैट कि जब भी आप एक इनर्ट गैस को ऐड करते हो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन अ टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर में क्या आता है, इंक्रीज होता है. लेकिन ऑल्दो टोटल प्रेशर में इंक्रीज होता है, बट देन ऑल्सो पार्शियल प्रेशर जो है गैशियस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज नहीं करता है. अब जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा देन इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा. इट मीन्स इनर्ट गैसेस को जब आप ऐड कर रहे हो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इट विल हैव नो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, या फिर कह सकते हो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. अब एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं. व्हेन एन इनर्ट गैसेस is added to the system in equilibrium at a constant volume, then total pressure will increase. सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया, but partial pressure of the gaseous reactant and of the product will not change and equilibrium will not change. तो partial pressure चेंज नहीं होगा, ना ही रिएक्टेंट का ना ही प्रोडक्ट का, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, चेंज नहीं होगा. हेंस व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था. अब हम देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे क्या कोई इफेक्ट आता है या फिर नहीं. लेट्स रीड. ओके, सो इन दिस केस व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं. अब जब कांस्टेंट हमने ऊपर जब कांस्टेंट वॉल्यूम में लिया था तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, राइट. ऐसे ही इस तरह हम जब कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. बट द फैक्ट इज जब हमने ऊपर वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया था तो उससे पार्शियल प्रेशर पर कोई चेंजमेंट नहीं आया था. लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने पे, मींस कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने पे पार्शियल प्रेशर पे इफेक्ट होगा. और इफेक्ट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो इसको नलीफाई कर सके, इस इफेक्ट को नलीफाई कर दे, या फिर हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इन विच नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो टेम्परेचर का केस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अकॉर्डिंगली आपको शिफ्ट करना है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो जब आपको कांस्टेंट प्रेशर का पूछा जाएगा तो आपको किस तरीके से आंसर देना है, आपको इस तरीके से आंसर देना होगा. लाइक ये आपका पहला एग्जाम्पल, ट्वाइस ऑफ NH3 अमोनिया, तो रिएक्ट कर रहे हैं तो N2 और H2 हमें मिल रहे हैं. अब इसमें इन एडिशन ऑफ द इनर्ट गैसेज एट द कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा,
देखिए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स जो हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हैं एंड मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इधर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, अमोनिया के पास ओनली 2, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में इसका 1, ओके, एंड इसका 3, so 1 + 3 it comes out to be 4. So number of moles over the reactant side is 2, number of moles over the product side is 4. So ज़्यादा किधर हुए 4, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड किधर है, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। लेकिन ये आप तभी करोगे जब आपको बोला जाए कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है कांस्टेंट प्रेशर पे है। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर के बारे में पूछा जाए या अकॉर्डिंगली टेम्परेचर का पूछा जाए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अकॉर्डिंगली जैसा मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक में आपको किधर शिफ्ट करना होता है, आप उधर शिफ्ट करिए, एंडोथर्मिक में किधर करना होता है उधर शिफ्ट करिए। और दूसरी तरीके से आंसर आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए और बोला जाए कि वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो बताइए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किधर शिफ्ट करेगा एंड फॉर एंडोथर्मिक के लिए किधर शिफ्ट करेगा। मैंने आपको इसका भी रिलेशन बता रखा है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको शिफ्ट करना है। एक बार हम इन सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। When an inert gas is added to a system in equilibrium at a constant pressure, then the total volume will increase. Hence, the partial pressure of the gaseous product will decrease. तो partial pressure क्या होगा, decrease होगा. Therefore, equilibrium will shift towards the direction in which there is an increase in number of moles of gases. Only gases, ठीक है ना, यहाँ पर gases की बात चल रही है, liquid phase में मत ले लीजिएगा. Now, effect of addition of a catalyst. अब catalyst क्या होता है, हमारा catalyst एक ऐसा सब्सटेंस मान लीजिए या एक ऐसी स्पीशीज़ मान लीजिए जो कि हमारी रिएक्शन रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। तो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट मिलते हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। अभी हम उतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ इफेक्ट पढ़ना है कि अगर आपने कैटलिस्ट को ऐड किया किसी भी रिएक्शन में तो क्या इक्विलिब्रियम कहीं पे शिफ्ट होगा या फिर नहीं। So the answer is catalyst only speed up the rate of reaction, but addition of the catalyst make no difference in the position of the equilibrium. So it will be same as that of the addition of inert gases and in the normal condition. यहाँ पर कैटलिस्ट के ऐड करने पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज़ बिकॉज, अब इसका रीज़न समझ लीजिए, इट इज़ बिकॉज अ कैटलिस्ट स्पीड अप a forward and a reverse reaction to some extent, as adding a catalyst doesn't affect relative rates of two reaction. Means rate of two reaction को increase नहीं करता, वो या तो forward shift करता है या तो reverse reaction को help करता है। Means या तो reaction rate को बढ़ाएगा या फिर reaction rate को कम करेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको वो क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा जिस तरीके से आप मिस्टेक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसमें आपने कैटलिस्ट को ऐड किया, अब बताइए कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा। तो आपने जब देखा कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कैटलिस्ट के ऐड करने पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो आपको नीचे आंसर लिखना होगा देयर विल बी नो इफेक्ट, मीन्स नो शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम, ऐसा आंसर भी हो सकता है। वहीं आपको बोल दिया जाए कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, वहाँ पर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम दी गई है, देन बताइए किधर शिफ्टिंग होगी इक्विलिब्रियम की। देन अगेन आंसर विल बी द सेम, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। और इनर्ट गैसेस के साथ भी सेम यही केस है। तो टोटल 3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, इनर्ट गैसेस, टोटल कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नेक्स्ट इज द कैटलिस्ट. But we use catalyst for a dynamic equilibrium to be set up. The rate of forward reaction and the reverse reaction have to become equal. A catalyst speed up the rate at which the reaction reaches the dynamic equilibrium. तो catalyst क्या करता है? Catalyst rate of reaction को इतना speed up कर देता है ताकि वो dynamic equilibrium तक पहुँच सके. Catalyst includes acid catalyst and enzymes. Reaction proceeds faster through a lower energy transition state with the help of a catalyst. तो अगर कोई रिएक्शन लोअर ट्रांजिशन स्टेट से जा रही है तो उसको क्या करेंगे, फास्टर बना देती है विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट. द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट विच इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप इज लोअर्ड बाय द कैटलिस्ट. अब इधर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है.
अब इस ग्राफ में आपको ये जो दे रखा है, ये इधर आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इनको रिएक्ट कराने के लिए यहाँ तक पहुँचना है, बट इनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पा रही। तो वो एनर्जी या फिर वो काम कौन करेगा? कैटलिस्ट। अब जब आप कैटलिस्ट ऐड करोगे तो वो सडन इंक्रीज कर देगा और कहाँ तक पहुँचा देगा? आपको एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचा देगा। मीन्स उस पॉइंट तक पहुँचा देगा जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एडअप हो जाएंगे, मीन्स रिएक्ट कर जाएंगे। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा देगा। इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे लाइन को हम कहेंगे दिस इज़ एन एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्ट, एंड दिस कैन बी डन बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट। अब ये पॉजिटिव कैटलिस्ट भी कर सकता है काम, नेगेटिव कैटलिस्ट भी कर सकता है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी यूजिंग अ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, जो कि किसकी हेल्प से किया है? आपके कैटलिस्ट की हेल्प से किया है। ठीक है, तो ये था आपका ऑल ओवर चैप्टर। हमारे पास यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।